नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। यूजीसी का एक नियम आया है, यूजीसी का एक गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें उच्च संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु, यानी कि उच्च संस्थान जो हमारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इस तरह की जगहों पर भेदभाव दूर करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन आया है। और उसके बाद से तमाशा मचा हुआ है। जो लोग कल तक मोदी जी की भक्ति में मरे जा रहे थे, वो मोदी जी की तस्वीर पर जूते बरसा रहे हैं, मोदी जी की तस्वीर पर कालिख पोत रहे हैं। जो लोग कल तक ज्ञान दे रहे थे कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि बटना नहीं है, एक रहना है, वो लोग इस पर बिल्कुल अपनी जाति के पक्ष में खुल के आ गए हैं और बांट रहे हैं, बट रहे हैं। मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, योगी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई कपड़ा उतार रहा है। एक एसडीएम साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अग्निहोत्री साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आरोप लगाया कि डीएम के कार्यालय में उनको बंधक बनाया गया और लखनऊ से किसी ने फोन किया कि ब्राह्मण साले पागल हो गए हैं। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, करणी सेना, फलाना ढिमका, ये वो। कल तक जो लोग कहते थे कि जाति से बाहर आओ और हिंदू एकता बनाओ, उन लोगों को अचानक हिंदू एकता भूल गई है और जाति की एकता बनाने पर लगे हुए हैं। एक साहब हैं कुमार विश्वास, आप लोग जानते ही होंगे। वो बाकायदा एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में किसी और की बड़ी घटिया कविता लगाते हैं और सवर्ण होने की बात करते हैं कि सवर्णों को तो झेलना ही पड़ता है। मुझे याद आया, थोड़े दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिनमें उनको दूध से नहलाया जा रहा था, उनके पैर धुले जा रहे थे, जाने क्या क्या किया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो सवर्ण नहीं होते, कथित सवर्ण नहीं होते, मैं तो सवर्ण किसी को मानता ही नहीं हूं, कथित सवर्ण अगर वो नहीं होते तो क्या उनको इस तरह से इज्जत मिलती, इस तरह से उनका पैर धोया जाता, इस तरह से उनकी राम कथा के लिए लाखों की फीस मिलती? नहीं मिलती। तो जब फायदा मिलता है, जब जबरदस्ती का सम्मान मिलता है, जब पैसा मिलता है, तब अपना सवर्ण होने का फायदा भूल जाता है। लेकिन एक जरा सा अधिनियम आ गया जिसमें कुछ नहीं है। मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं, आप देखिएगा कि दरअसल मोदी सरकार ने एक बार फिर से बेवकूफी बनाया है और उसके बावजूद मैं कहता हूं कि ठीक ठाक अधिनियम है, आगे जाकर और मजबूत हो सकता है। तो पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है, सारी हिंदू एकता की बातें एकदम सड़क पर आकर बिखर गई हैं। मेरा सवाल यह है कि हिंदू एकता के लिए दलित, आदिवासी और बाकी सब अपनी कुर्बानी देते रहें, आपके गंदे काम करते रहें, डर्टी वर्क्स होता है, लिंचिंग होती है, मार पिटाई होती है, ये सब करते रहें, जेल में जाते रहें, आरक्षण से हाथ धोते रहें, नन फाउंड सुटेबल एनएफएस के नाम पर उनको बाहर किया जाता रहे, धीरे से एक आरक्षण घुसा दिया जाए जो सिर्फ तथाकथित ऊंची जातियों को मिले, गरीबों के नाम पर सिर्फ ऊंची जातियों को आरक्षण मिले, जैसे दूसरी जातियों में गरीब है ही नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कीमत चुकाते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन जरा सा आपके ऊपर नूस कसने की बात आ गई, और वो भी क्या है कि विश्वविद्यालयों के अंदर जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, अगर कोई भेदभाव करे तो उसे सजा मिले। तो आप चाहते हैं ये नियम भी ना आए ताकि जातिगत भेदभाव करते रहने की आपको छूट मिली रहे। तमाम सारी बातें इसके बारे में की गई। मैं एक एक करके, पूरा अधिनियम मेरे सामने है, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। ठहर कर सुनिए और समझिए, क्योंकि हमारे समय में शोर बहुत मचता है, असल में बहुत कम होता है। ये जो अधिनियम है, इसके पहले ही पन्ने पे, अधिनियम भी नहीं है, गजट नोटिफिकेशन जो आया है, उसके पहले ही पन्ने पे लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान एवं उच्च संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। यानी सिर्फ जाति का मामला नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए कि केवल जाति के लिए यह नहीं आया है, इसमें धर्म भी शामिल है। यानी अगर किसी मुसलमान या किसी ईसाई को उसके धर्म के आधार पर उत्पीड़ित किया जाता है और इसके उलट किसी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट में, किसी ईसाइयों के इंस्टीट्यूट में किसी को हिंदू या मुसलमान होने के नाते, या मुसलमानों के इंस्टीट्यूट में हिंदू या ईसाई होने के नाते भेदभाव होता है,
तो भी यह लागू होगा। दूसरा, नस्ल की बात की गई है। नस्ल का मतलब समझ रहे हैं आप? अभी आपको याद होगा देहरादून में एक लड़के को पीट पीट के मार डाला गया क्योंकि उसका चेहरा मोहरा अलग था, चाइनीज लोगों की तरह उसका चेहरा मोहरा लगता था। वो लड़का नॉर्थ ईस्ट का था। यह नस्ल के आधार पर भेदभाव है, इस पर भी रोक की बात है। लिंग यानी महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव होता है, जेंडर को सामने रख के किसी थर्ड जेंडर के प्रति या किसी महिला के प्रति कोई भेदभाव होता है, वो भी इसमें शामिल है। जन्म स्थान के आधार पर, यानी मैंने आपको बताया वहां ये लागू हो जाएगा। कोई नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है, कोई साउथ में पैदा हुआ है, किसी की बोलचाल साउथ में पैदा हुआ है, वो अलग तरह की हिंदी बोलेगा। कोई झारखंड का बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ता है, उसकी हिंदी अलग तरह की होगी। अगर उसके चलते उसका उत्पीड़न किया जाता है तो भी लागू होगा। और साथ में दिव्यांग, जिनको विकलांग हम लोग कहते हैं, विकलांगों के प्रति भेदभाव भी इसमें शामिल है। अब आप बताइए कि इसको लेकर इतने गुस्से की क्या जरूरत है, जिसमें दिव्यांग भी शामिल हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, थर्ड जेंडर भी शामिल है, जिसमें धर्म भी शामिल है, जिसका आपको भी फायदा मिलेगा। अगर आप किसी अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और आपके साथ भेदभाव होता है तो भी आपको दिक्कत है। अब चलिए अगले पन्ने पर, पेज नंबर 2, इसका जो उद्देश्य बताया गया है उसमें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अगला सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी, और तीसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी गरीब का बच्चा पढ़ता है और उसका अगर मजाक उड़ाया जाता है वो भी शामिल है। अब गरीब तो कोई भी हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, कोई भी गरीब हो सकता है। तो इस भेदभाव का भी इसमें जिक्र है, लेकिन बात केवल एक ही तरह की हो रही है। दिव्यांगजनों का इसमें दोबारा से जिक्र है और साफ साफ कहा गया है कि इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना था उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। अब यह हिंदी बहुत शुद्ध है लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी गरीबों, दिव्यांगजनों, इनमें से किसी के भी मेंबर्स के साथ अगर कोई भेदभाव होता है तो उसको दूर किया जाएगा, भेदभाव करने वालों को सजा दी जाएगी। यह इसका उद्देश्य है। आपको इससे प्रॉब्लम है या आप यह कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर इस आधार पर भेदभाव होता ही नहीं है? चलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं दिखाता हूं किस तरह का भेदभाव होता है। जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, जेंडर के आधार पर होता है। महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया जाता है। अगर कोई थर्ड जेंडर है उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, कोई विकलांग है उसका मजाक उड़ाया जाता है। यह सब हमारी यूनिवर्सिटी में होता है। आप बात क्या कर रहे हैं? रंग को लेकर हमारे यहां भेदभाव होता है। आज भी जो आईटी सेल के ट्रॉल हैं हमारे जैसे लोगों के रंग पर कमेंट करते हैं, कहेंगे भगवान कृष्ण काले थे, भगवान राम सांवले थे, लेकिन आज भी काले और सांवले लोगों के खिलाफ टिप्पणी की जाती है जैसे कि काला और सांवला होना अपराध हो गया है। यह तो बात रंग की हो रही है। जाति, धर्म, जेंडर, शरीर की संरचना, भाषा, इन सब पर तो कितना तमाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। यूनिवर्सिटीज तक जो पढ़ा होगा वो जरूर जानता होगा। अपॉइंटमेंट में भेदभाव होता है, जाति देखकर अपॉइंटमेंट होता है, सब जानते हैं। अगर कोई यहां पर ठुकराना चाहता है तो वो सिर्फ अपनी आंख पर पट्टी बांधना चाहता है। जिस समय मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लियर था कि किस जाति के लोगों का वर्चस्व होगा। किसी में ब्राह्मणों का वर्चस्व, किसी में ठाकुरों का वर्चस्व, किसी में किसी का वर्चस्व। और उस जमाने में तो दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक किसी तरह से यूनिवर्सिटीज में दिखते भी नहीं थे। अब ये रिजर्वेशन के चलते थोड़े आने लगे हैं, वरना किस लेवल का भेदभाव यूनिवर्सिटीज में होता था। शिक्षा का मंदिर आप कहते हैं, तो जैसे मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित था, यूनिवर्सिटीज की भी कंडीशन लगभग वैसी ही थी एक जमाने में। रिजर्वेशन के बाद लोग आना शुरू हुए। धर्म के आधार पर भेदभाव तो सड़क सड़क पर होता है। ईसा में एक ईसाई के मुंह में जबरन गोबर ठूसा गया। कितने एग्जाम्पल दूं मैं। कल एक किसी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा था, गोगा जी महाराज, गोगा जी पीर के मंदिर में जाकर वो तमाशा कर रही थी कि मुसलमानों की तरफ पूजा क्यों हो रही है।
इतना तमाशा इस देश में चल रहा है, तो क्या यूनिवर्सिटीज वो पवित्र जगह है जहां ये तमाशे नहीं होते हैं? रोहित वेमुला की आत्महत्या क्या आप भूल गए? अगर भूल गए हैं तो जाइए रोहित वेमुला टाइप कीजिए और फिर आपको सब याद आ जाएगा कि उस आदमी ने आत्महत्या क्यों की थी। कितने आईआईटीज, आईआईएम्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दलित स्टूडेंट्स की हत्या का हम देख चुके हैं तमाशा। इसमें कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी किसी दलित के साथ भेदभाव करेगा तो उस पर यह लागू नहीं होगा। जरा पढ़ के मुझे बताइए कहां कहां है नहीं लागू होगा। इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि उत्पीड़न करने वाला सिर्फ अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट हो सकता है, कोई भी उत्पीड़न कर सकता है। अगर कोई ओबीसी किसी दलित के साथ बदतमीजी करता है या उत्पीड़न करता है या भेदभाव करता है तो उस पर भी यह लागू होगा। अगर कोई एससी एसटी किसी मुसलमान के साथ करता है, अब यूनिवर्सिटीज हमारी जैसी हैं, उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके हिसाब से तो उस पर भी लागू होना चाहिए था। अगर कोई एससी एसटी ओबीसी किसी विकलांग के साथ भेदभाव करता है तो नियमानुसार तो उस पर भी लागू होना चाहिए था। यह तो बताया ही नहीं गया कि उत्पीड़न करने वाले की जाति तय है कि केवल तथाकथित अपर कास्ट के लोगों के ऊपर यह लागू होगा। और आगे आइए, जो मैं कह रहा हूं वो यहां पर चौथा नंबर जो है समता के संवर्धन का कर्तव्य, उसमें आप देखिए ग पॉइंट, हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निर्जातीयता यानी नस्लीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों के रक्षा के लिए उचित संरक्षणात्मक एवं निवारक उपाय करेगा। इसमें कहां लिखा है कि उत्पीड़न करने वाला केवल अपर कास्ट का थोकाल्ड हो सकता है? अब इसके बाद जो समता के लिए समिति बनाई गई है, यह कहा गया कि उस समिति में तो सारे दलित होंगे, पिछड़े होंगे, तो जाहिर तौर पर तथाकथित अपर कास्ट के साथ भेदभाव होगा। सुनिए आप, समता समिति का गठन इस प्रकार होगा, संस्थान के प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पदेन अध्यक्ष होंगे। अब जाइए और रिसर्च कीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर दलित ओबीसी वाइस चांसलर हैं। ज्यादातर में आपको सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग मिलेंगे। तो अध्यक्ष जो होगा उसी के तथाकथित अपर कास्ट होने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर, वरिष्ठ संकाय सदस्य इसके मेंबर होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी जो टीचर नहीं होगा वो भी इसका मेंबर होगा। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले यानी प्रोफेशनल नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि यानी सिविल सोसाइटी के 2 प्रोफेशनल्स इसमें मेंबर होंगे। 2 स्टूडेंट्स इसमें मेंबर होंगे जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी के रूप में काम करेगा। मैंने 1 से लेकर 6 पॉइंट तक पढ़ लिया। इसमें कहीं यह लिखा है कि ये सारे लोग किस जाति के होंगे। जिन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा वो भी सो कॉल्ड अपर कास्ट के हो सकते हैं। 3 प्रोफेसर्स किस जाति के होंगे ये भी नहीं बताया गया। एक जो कर्मचारी रखा जाएगा जो टीचर नहीं होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ से होगा, उसकी जाति भी नहीं बताई गई। जो प्रोफेशनल्स 2 रखे जाएंगे सिविल सोसाइटी से, उनकी भी जाति तय नहीं की गई। और समन्वयक जिसका इसका जो होगा, कोऑर्डिनेटर होगा, उसकी भी जाति तय नहीं की गई। सिर्फ इतना लिखा गया कि समिति में ओबीसी, विकलांग यानी दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए यह भी तय नहीं किया गया। 10 लोगों की अगर ये कमेटी है तो 10 में 1 होंगे, 2 होंगे, या सभी वर्गों से 1-1 करके 4 या 5 हो जाएंगे, ये भी तय नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो भी कमेटी बनेगी उसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग भी होंगे। फिर भी इतनी दिक्कत। इसके आगे का पूरा आप पढ़िएगा तो मैं सरकारी नौकरी कर चुका हूं। दरअसल गोल गोल घुमाने से ज्यादा कुछ नहीं है। कमेटी बनेगी, रिकमेंडेशन करेगी, फला करेगी, ढिमका करेगी। सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के खिलाफ कुछ ना हो सके, इसके लिए कमेटीज बनी है। विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से कमेटी बनी है। कितने लोगों को सजा होती है जाकर देख लीजिए। ज्यादातर मामलों में केस रफा दफा कर दिया जाता है। कई मामले में ऐसा जानता हूं जिसमें कमेटी के लोगों ने ही लड़कियों के ऊपर दबाव डलवाकर मामला रफा दफा करवा दिया। लेकिन उसके बावजूद तमाशा मचा हुआ है। क्यों तमाशा? इसलिए मचा हुआ है कि सो कॉल्ड अपर कास्ट, जिसको लगता है कि मोदी जी के जमाने में उसके पास विशेषाधिकार आ गया है,
प्रिविलेज आ गया है, उसके हिसाब से सारा कुछ चलेगा, उसको जरा सा धक्का लगा है। अगर 100 लोग दलितों को गाली देते हैं तो उसमें से किसी एक को सजा हो सकती है, यह दर्द है। अगर 100 लोग विकलांगों का मजाक उड़ाते हैं तो उसमें से किसी एक को सजा हो सकती है, यह दर्द है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि खुली छूट हो। कहा जा रहा है कि झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ इसमें कुछ नहीं। अरे भाई, झूठी शिकायत करते ही आपको जेल थोड़े भेज दिया जाएगा। यह कमेटी बनी है, जब झूठी शिकायत सच्ची शिकायत आएगी उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर सही पाएगी तो सजा होगा। कानून का दुरुपयोग होगा। मुझे एक कानून बताइए जिसका दुरुपयोग ना होता हो। HUF जानते हैं ना, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। यह केवल हिंदुओं के लिए एक्सक्लूसिव है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इस पर। क्या उसका दुरुपयोग नहीं होता है? इनकम टैक्स कानून में इतने सारे जो सीए बैठे हुए हैं, वो अगर लूप होल्स का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? एक कानून मुझे बताइए जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। लेकिन जब महिलाओं के लिए, दलितों के लिए कोई कानून बनता है, उसी में दुरुपयोग का सवाल क्यों उठता है? किसको डर है इससे? उसे ही डर है ना जिसको लगता है कि दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ईसाइयों के बारे में, विकलांगों के बारे में, महिलाओं के बारे में उनको कुछ भी कहने का हक है। मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया पर अगर ऐसा कानून बन जाए तो सोशल मीडिया ट्रॉल्स सारे के सारे अंदर होने चाहिए। दिन रात आप जाकर देखिए, कोई दलित महिला हो, कोई पिछड़ी महिला हो, वहां जाकर ये लोग क्या क्या लिखते हैं। हम जैसों की वॉल पर आकर क्या क्या गालियां देते हैं। कोई अगर विकलांग है तो उसकी विकलांगता का कैसे मजाक उड़ाते हैं, और मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ तो क्या क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए। और उसमें हिंदू मुसलमान सब एक हो जाते हैं। आप किसी मुस्लिम कट्टरपंथ पर एक वीडियो बना दीजिए, आप महिला हैं, देखिए मुसलमान भी आकर उसी भाषा में गाली देंगे जिस भाषा में हिंदू गाली देते हैं। इस मामले में सब एक हो जाते हैं और सब चाहते हैं उनके खिलाफ कुछ ना हो, विशेषाधिकार बना रहे, खुद को सबसे ऊंचा समझने का जो भरम है वो बना रहे। और यह भरम सिर्फ गालियां देकर बनता है। इसीलिए विदेश जाते हैं और वहां पर जब इसी पागलपन में कुछ कर लेते हैं और पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले जाती है तो उनको लगता है अरे ये भी कोई गलत है, काले को काले कह देना कोई गलत है। जी जाइए यूरोप, किसी ब्लैक को आप ब्लैक कहकर मजाक उड़ाइए उसका, उसके बाद देखिए कौन सा कानून लागू होता है। जाइए किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कीजिए, देखिए पुलिस क्या करती है। होना तो यह चाहिए था कि आजादी के 70 सालों में आपने सीख लिया होता कि जाति का प्रिविलेज एक घटिया चीज है, सब बराबर हैं। अगर यह सीख लिया होता, जाति, धर्म, नस्ल, विकलांगता, इन सब के आधार पर लोगों का मजाक उड़ाना खुद बंद कर दिया होता, अच्छे इंसान बन गए होते, तो ऐसे किसी कानून, ऐसे किसी नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपने नहीं सीखा, इसलिए यह सब होगा। और तैयार रखिए आप, और तैयार रहिए आप, आपका वक्त खत्म हो रहा है। बहुत तमाशा कर लिया आपने, या तो मनुष्य बन जाइए और या फिर मैं क्या कहूं, करेंगे कभी बात। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।